नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब हम मतदाताओं के मन की बात समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। आखिर मतदाताओं के मन में क्या है? 2 चरण के चुनाव पूरे देश में हो चुके हैं। झारखंड में अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ। उसके पहले 4 सीटों पर हुआ था। और पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ उदय हैं। उदय, पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो इस बात की हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मतदाताओं का जो मतगण वहाँ पहुँचने का, बूथ पर पहुँचने का सिलसिला है, वो थोड़ा ठहरा हुआ है, थोड़ा कम है। कल की वोटिंग की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन अभी भी ये 2019 से पीछे है। तो बिहार में ये उदासीनता क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें और जोड़ा जा सकता है वो ये है कि क्या तीसरा कोण कहीं से भी उभर कर आ रहा है बिहार या झारखंड में, ये समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड में बागियों से कितना परेशान है दल, खास कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्या इसका असर पड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मतदाताओं के मन में क्या है, कल के मतदान के बाद क्या सरसरी तौर पर क्या समझा जा सकता है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये पार्टियों के दावे नहीं होंगे, ये एक आकलन है जो सीटों पर जाकर या मतदाताओं से मिलकर हमारे रिपोर्टर्स ने हमारे पास भेजा है, या हम सब खुद जब मतदाताओं से मिलते हैं तो उनकी बातचीत से पता चलता है। उदय, अब जब कल का प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है जी। और हालांकि अभी भी पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम ही है, ये बहुत कम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा कम अभी भी है। जैसे भागलपुर में पिछली बार 57.20% था और इस बार 51% है, तो ये कम है। बांका में 58.60 था और इस बार 54% है। किशनगंज और यहाँ इसकी बात करें, कटिहार की बात अगर हम करें तो चलिए 2% के आसपास का अंतर है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मूल वजह पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर की चर्चा करेंगे कि आखिर लोग उदासीन क्यों हैं, जबकि जैसा कि हमने कहा कि राम मंदिर फैक्टर था और लोगों को उत्साह के साथ इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इसके अलावा भी कई और चुनावी मुद्दे हैं, या विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कि वो पिछले 2-3 सालों से घेरते रहे हैं। नया जो आपको मुद्दा उनको मिला है वो चंदा वाला मुद्दा है, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा भी लोगों को मतदान केंद्रों तक आकर्षित नहीं कर रहा है। तो इसे किस तरह से समझा जा सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2 से 3% का ही अंतर है, लेकिन पूर्णिया में लगभग 5% मतदान प्रतिशत गिरा है। और जहां तक देखिए, चर्चा भी लोगों के बीच इस तरह की हो रही है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वोटिंग हो, क्योंकि 2014 में जब मोदी आए थे, पीएम इन वेटिंग उस वक्त थे और चुनाव चल रहे थे, तो लोगों में एक उत्साह था, एक मुद्दा था कि हमें मंदिर बनाना है। बीजेपी के कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर वोटर्स में काफ़ी जोश था। और यही चीज़ 2019 में थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, क्योंकि पुलवामा की घटना हुई थी और उसके बाद भारत में हर कोई आक्रोश में था। तो लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि मोदी सरकार एक मजबूत सरकार है, ये अगर लौट कर आती है तो हम पड़ोसी पाकिस्तान पे, खासकर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उस पर काबू पा पाएंगे। लेकिन अभी देखिए, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और कहीं ये तो वजह नहीं है कि मतदाता उदासीन है, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हाँ ये सरकार आ जाएगी तो ये कर देगी। क्योंकि इससे पहले ये चीज़ लोगों को लग रहा था कि हाँ मोदी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा। इस बार आम लोगों में चर्चा इस बात की नहीं है कि अब सरकार, ठीक है चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब सरकार आएगी तो क्या करेगी, इस चीज़ को लेकर थोड़ा जोश नहीं दिख रहा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो ये है कि नए ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनको कि पूरा करना बहुत ज़रूरी है, वो तत्काल पब्लिक को लग रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ये मुद्दे होते हैं तो समर्थक फिर भी जुड़ जाएंगे,
लेकिन विरोधी तो और ज़्यादा सो जाते हैं। जी ये दोनों ही मुद्दा है। बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ समर्थक अपने घरों में हैं और जो सत्ता पक्ष के विरोधी हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसे बड़े मुद्दे नहीं हैं। आप देखेंगे जितने भी शोज़ हैं, जितना हम लोगों ने भी किया है, लोगों से बातचीत की है, लोग इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि चलो ये कंफर्ट जोन है कहीं। और यही बड़ी बात है, जब असंतोष होता है तो बड़ी संख्या में मतदाता निकलते हैं, या कोई बड़ा काम करवाना ज़रूरी होता है तब भी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग नहीं निकल रहे हैं तो सरकार के लिए ये कंफर्ट लेवल तो है। अब उनकी जीत का मार्जिन क्या होगा, ये एक मुद्दा हो सकता बिल्कुल। है। देखिए, इस पे अगर चर्चा हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में जो गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरा हुआ था। पिछले 4 विधानसभा चुनावों की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरा था, और चुनाव के वक्त ये कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी बहुमत के साथ वहाँ आई, तो वोटिंग परसेंटेज गिरने के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि लोगों में बीजेपी के प्रति आक्रोश है। ये एक मुद्दा ज़रूर है। विपक्ष के समर्थन में लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई ऐसी लहर नहीं है, कोई, और जब तक वो लहर नहीं होगी तब तक सत्ता परिवर्तन की आस तो आप नहीं रख सकते हैं। ये ज़रूर है। हाँ, धोखा हो सकता है। पिछली बार जैसे हमने कहा था आपको कि जो फील गुड फैक्टर था 2004 में, वो फील गुड फैक्टर अचानक वैक्यूम हो गया था, और ऐसा लगने लगा था बीजेपी के समर्थकों को कि उनका बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी पार्टी जीत जाएगी, और उसका बड़ा नुकसान हुआ था। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर कि अब ध्यान देने की ज़रूरत है, पहले ये माना जाता था कि जो शहरी मतदाता हैं वो भाजपा के मतदाता हैं। अब हम आपको झारखंड थोड़ा लेकर चलेंगे। पहले ये माना जाता था कि शहरी मतदाता ही बीजेपी के वोटर्स हैं, ग्रामीण तक इनकी पकड़ नहीं है। लेकिन क्या आप भी गांव में घूम रहे हैं, हम भी गांव में घूम रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जैसे आज आप मांडर के कुछ इलाकों में थे। बिल्कुल, हाँ, मांडर के कुछ इलाकों में थे, और जब बिल्कुल एकदम ग्रामीण आबादी से जब ये पूछा जा रहा है कि वोट किसे देंगे, मुद्दा क्या है, तो उनका सीधे कहना है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमें शौचालय मिला है, हमें योजनाओं का लाभ मिला है, हमें राशन मिल रहा है, हमें प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो ये तमाम योजनाओं को लेकर लोगों के मन में है कि मोदी सरकार से हमें ये मिला है, और आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये चुनाव केंद्र के लिए है, देश के लिए है, ना कि विधायक चुनने के लिए, राज्य सरकार के लिए। ये सबसे बड़ी जागरूकता जो ग्रामीण, बिल्कुल मतलब यानी कि सब्जी वाले जो हैं, जो महिलाएं सब्जी बेच रही हैं, या एकदम कहा जा सकता है कि ग्रामीण सोच वाली महिलाएं हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों को समझ रही हैं और कह रही हैं कि हमें अगर योजनाएं मिली हैं तो मोदी सरकार में मिली हैं। देखिए, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग चक्रधरपुर के रास्ते में थे, खूंटी के रास्ते जा रहे थे, तो एक छोटे से गांव में हमारी टीम रुकी थी, और वो सहज रहे इसलिए हमने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने बातचीत की। बातचीत में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि लोगों को ये मालूम है कि मोदी सरकार ने क्या किया है। अब जब आप ऐसे गांव में रुकते हैं, खासकर जनजातीय जहाँ पे बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी है, तो आप उम्मीद करते हैं कि क्या हेमंत सोरेन का मुद्दा वहाँ तक पहुँचा है। मुझे लगता है अभी तक के आकलन में को अगर हम गौर करें तो ये मुद्दा उस स्तर तक पहुंच ही नहीं रहा है, और इसके लिए जो सघन प्रचार अभियान होना चाहिए उसकी कमी साफ दिखती है। अब क्या है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो विविध माध्यमों से उन लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार के साथ चीज़ें हो रही हैं, जो राज्य सरकार अपनी या जेएमएम अपनी बात रखना चाह रहा है, उसका माध्यम कहाँ है? वो माध्यम आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। बहुत निष्प्रभावी कुछ लोग उनके प्रचार में लगे हो तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये साफ है कि आप जब गांव में जाएंगे तो ये मुद्दा जो हेमंत सोरेन का मुद्दा यहाँ शहर में उठाने की कोशिश की जाती है। अभी जो महारैली हुई उसमें भी उठाया गया, सारे विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन क्या वो आवाज़ें पहुँची गांव तक? तो आपको लगेगा कि वो नहीं पहुँची। तो
कहीं ना कहीं कमी है। और ये आप तय जान लीजिए कि अगर आपको सरकार बदलनी है तो आपको हर पक्ष लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना होगा, जो अभी तक कम से कम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष भी इस बार वैसे मजबूत मुद्दे नहीं है जिन्हें लेकर जनता के बीच में जाए, क्योंकि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई तो विपक्ष जब ये सवाल उठाता है कि बीजेपी को इतने हजार करोड़ मिले हैं तो कांग्रेस को भी मिले हैं 1100 करोड़, ममता बनर्जी की पार्टी को भी मिले हैं, बीजेपी को भी मिले हैं, तमाम पार्टियों को मिले हैं। तो जब भी इन लिस्ट की बात हो रही है, सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को इतना फैला दिया है कि लोगों के मन में बरबस ये चीज़ आ रहा है कि भाई अगर बीजेपी को मिला है तो कांग्रेस तो अपोजिशन में है, उसे क्यों मिला है। यानी लोगों में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये एक ट्रेंड है और ये चुनाव में चलता है, इसे लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं है लोगों में। बिल्कुल। और असल में जो एक फैक्टर था जिस पर कि कांग्रेस ज़्यादा ध्यान दे रही थी, वो अंबानी अडानी फैक्टर को साबित करना चाहती थी कि वो मेन कंट्रीब्यूटर हैं बीजेपी को बढ़ाने में। लेकिन क्या ऐसा वो जो चंदे वाली बात सामने आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो आई है, वो उसमें वो नाम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो उनके पास जो अस्त्र होना चाहिए था, उस अस्त्र की कमी रह गई। और मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि जो आम जनता है वो अभी इस मुद्दे पर बहुत मुखर रूप से अपनी राय नहीं रख पा रही है। उसके लिए अभी भी ये चुनाव जो है वो मोदी बनाम अन्य की है। अब एक सवाल ज़रूर है कि क्या प्रदेश सरकार इस तरह या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लड़ाई अपनी लड़ेगी, क्या वो लास्ट मोमेंट में अपनी चीज़ों को इंटेंसिफाई करेगी। आज ही प्रचारकों की लिस्ट निकली है, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली है। अब एक कंपैरिजन ज़रूर होना चाहिए कि स्टार प्रचारकों में किसके पास कौन है। सवाल ये नहीं है कि कोई पार्टी किसी स्टार प्रचारक घोषित कर देती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है उनका वो क्या वाकई स्टार हैं। कुछ नाम तो निश्चित रूप से बेहद सही हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका कि पब्लिक में कोई मुझे नहीं लगता है कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है उनके आने जाने से। बिल्कुल। देखिए चमरा लिंडा का नाम दिया गया है, जबकि वो नामांकन कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस से मुकाबला अपना नहीं मानता, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उस दिन बन्ना गुप्ता ये कह रहे थे कि अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट आने दीजिए। अब चमरा लिंडा का नाम स्टार प्रचारक के नाम पे दिया गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहाँ निकल कर आता है, क्या होता है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ये एक संकेत भी हो सकता है। चमरा लिंडा का नाम स्टार प्रचारकों में डालने से इसे एक संकेत के रूप में भी आप मान सकते हैं कि क्या अंदर खाते कोई बातचीत हुई है पार्टी और चमरा लिंडा में, जेएमएम और चमरा लिंडा में, और उसके बाद उनका नाम डाला गया है। क्योंकि बिना सहमति के नाम डालना तो आमतौर पे ये ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। और ये गठबंधन की बात है, और अगर कांग्रेस से सुखदेव भगत वहाँ प्रत्याशी हैं और जेएमएम का विधायक वहाँ चुनाव मैदान में आ जाता है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप नॉमिनेशन फाइल क्यों कर रहे हैं जब हमारा गठबंधन का प्रत्याशी वहाँ है। तो फ्रेंडली फाइट की भी बात नहीं है, ऐसे में कार्रवाई की वजह ये तो तमगा दिया जा रहा है कि भाई आप हमारे स्टार प्रचारक हैं। हाँ, तो ये संकेत है एक तरह से उदय, ये इससे संकेत के रूप में लेना चाहिए कि हो सकता है चमरा लिंडा से किसी नाम वापसी के दिन तक हम लोग अगर इंतज़ार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अंदर खाते कुछ बात हुई हो, ये तभी उनका नाम दिया गया। और बिना सहमति के अगर पार्टी ने नाम डाला है तो वो अपनी भद्द खुद पिटवा लेगी। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इतनी समझ तो किसी को भी होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि मतदाताओं के मन में क्या है, इसे रीड करना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया कि एक समय था जब शहरी मतदाताओं को केवल ये माना जाता था कि वो बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड बदला है। पिछले 2019 के चुनाव में फिर भी मध्य वर्ग बहुत असर डाल रहा था, लेकिन 2024 तक आते आते यह आपको कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की पहुंच अंदर गांव तक गई है। और जो क्षेत्रीय दलों की ताकत होती थी वो ये ग्रामीण इलाके होते थे, ग्रामीण वोटर्स होते थे जो उनसे इमोशनल अटैच होते थे। तो वो इमोशनल अटैच, इमोशनल बॉन्डिंग इस चुनाव में, झारखंड में जब चुनाव होगा, वो दिखेगी या नहीं दिखेगी, इस पर बहुत ज़्यादा
फर्क पड़ेगा इस बार के चुनाव परिणाम का। बिल्कुल, और इस बात का इंतजार रहेगा कि अब ये जो फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव है और वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम तरह की बहसें तर्क वितर्क हो रहा है, तो इसका नतीजा क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जहां वोटिंग परसेंटेज गिरा है वहां क्या होगा। पूर्णिया को काफ़ी बिहार में हॉट सीट माना जा रहा था, पप्पू यादव त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ भी 5% वोटिंग परसेंटेज गिरा है। ये भी अपने आप में सवाल है, क्या भीषण गर्मी इसकी वजह है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि दो वजह हो सकती है। एक तो ये है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे मोबिलाइज होकर लोग आक्रोशित होकर बूथ पर पहुंच जाएं। चूँकि ये नहीं माना जा सकता कि सिर्फ वही लोग पहुंच रहे हैं और सत्ता पक्ष सो रहा है, चूँकि सत्ता पक्ष के अपने सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर पहुंचेगा। वैसे भी जब कोई वोटर टूटता है कहीं से तो उसके लिए अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जब 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब झारखंड में भी चुनाव शुरू होने की टाइमिंग शुरू हो रही है, तो ऐसे में एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या सभी पार्टी, बीजेपी को अगर हम अलग रख लें, तो क्या सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं? क्या वो सभी जगह पहुंच रहे हैं जहां के कैंडिडेट्स बीजेपी के पहुंच रहे हैं? जितनी की मेहनत बीजेपी के कैंडिडेट्स कर रहे हैं और उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है कि आप कहाँ कहाँ गए, और कई तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। सिर्फ यही नहीं है कि कैंडिडेट के मन पे है कि वो कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहाँ किसे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी रिपोर्टिंग हो रही है और उन्हें बाकायदा एक स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ी जा रही है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि मतदाताओं में उत्साह दिलाने के लिए ज़रूरी ये है कि विपक्ष के नेताओं में भी उतना ही उत्साह दिखे। क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष के पास वाकई में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब चीज़ें तो मुद्दा बन नहीं सकती हैं। मुद्दा बन सकता था, रोजगार मुद्दा बन सकता था, लेकिन जब आप मोदी सरकार के रोजगार पर सवाल उठाते हैं कि केंद्र में नहीं दे पाए, तो भाई सवाल एक उंगली अपने आप की तरफ भी उठती है कि झारखंड में ही जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो 5 सालों में आपने क्या किया? तो आम मतदाता सीधे सीधे ये समझ लेता है कि भाई ये तो एक जुमला है कि अगर आप मोदी सरकार पर ये अटैक कर रहे हैं कि आप रोजगार नहीं दे पाए, तो भाई 5 साल सत्ता आपके हाथ में रही, कांग्रेस जेएमएम के हाथ में रही, तो आप भी रोजगार नहीं दे पाए। आपने भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जबकि पेपर लीक अगर यूपी में हुए तो झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, युवाओं का वॉइस यहाँ भी बर्बाद हुआ। तो अब युवाओं को, मतदाताओं को लगता है कि ये मुद्दा नहीं है, कहीं भी कोई भी रहे, होता वही है जो सिस्टम में है, तो ये चीज़ भी मुद्दा नहीं बन पा रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो आक्रोश है वो कई जगहों पर जहाँ पे हम लोगों की बात हुई, वो जॉब को लेकर यूथ में ज़रूर आक्रोश है, लेकिन ट्राइबल बेल्ट में भी हेमंत सोरेन को जेल भेजने को लेकर जो एक सिंपैथी वेव होनी चाहिए थी, वो अभी तक पार्टी क्रिएट नहीं कर पाई है। ये साफ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम संथाल के दौरे पे जाएंगे और संथाल में क्या है माहौल, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल कोल्हान और इधर रांची, उधर धनबाद, इन सब इलाकों में जो कुछ भी चल रहा है ये मतदाताओं के मन में है, ये हमने आपको बताया। आप हमारे साथ जुड़े रहे उदय, बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।